Hello my dear students, this is our chemistry class and we are going to discuss today about the chemical equation. Okay, what is chemical equation? ठीक है, केमिकल इक्वेशन. अब इक्वेशन तो आप लोग जानते हो, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स इज नोन एज इक्वेशन. यही तो होता है ना भाई. तो केमिकल इक्वेशन क्या है? अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? The symbolic representation of an element of the elements in the reaction is called केमिकल इक्वेशन. क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं. ठीक है. सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स, या एलिमेंट्स की जगह आप एक और चीज ज्वाइन कर सकते हो, एलिमेंट्स और कंपाउंड. क्या लिख सकते हो? कंपाउंड. ठीक है. एलिमेंट्स और कंपाउंड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. मान लो अपने पास कोई एक एग्जांपल, मान लो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड and high heat energy. In this case, calcium oxide reacts with water. This portion is known as reactant. क्या इसको हम कहते हैं? reactant. ठीक है. और इस पोर्शन को क्या कहते हैं हम? प्रोडक्ट. Here calcium oxide means CaO represents, किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है. वहीं अगर मैं बात करूं H2O, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर को रिप्रेजेंट करता है. बट इफ बोथ आर कंबाइंड टुगेदर इट फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. तो इसको हम कहते हैं सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन. कैल्शियम ऑक्साइड, हमने पूरा कैल्शियम ऑक्साइड ना लिखकर हमने लिख दिया CaO. हमने पूरा वाटर ना लिखकर हमने लिख दिया H2O. अगर आप इसी को दूसरे फॉर्म में ले लो, 2H2 प्लस O2 गिव्स, क्या देता है? 2H2O होता है ना. अब यहाँ देखो, हमने इसी को लिखा कि टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन molecule plus 1 molecule ऑक्सीजन. ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं और बना रहे हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. अब इसको हमने इतना लिखा, इतने सारे हमने इतना लिखा, और इतना लिखने की जगह पर हमने यहाँ क्या किया? पहले केस में कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसको सिंबल के फॉर्म में लिख दिया, विच इज इजी टू अंडरस्टैंड. इज दैट क्लियर? सो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स और कंपाउंड आर नोन एज, यस, केमिकल इक्वेशन. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. तो पहली बात तो ये हो गई. अब दूसरी बात ये है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द केमिकल इक्वेशन. किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है? कब ये केमिकल इक्वेशन बन सकता है? हम कब कह सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन केमिकल इक्वेशन है? इसका रिक्वायरमेंट क्या है? तो इसका रिक्वायरमेंट, जस्ट मिनट, चेंज द पेन. रिक्वायरमेंट of
केमिकल रिएक्शन, आर ई ए के ऊपर एन लिखा है, इट रिप्रेजेंट द रिएक्शन। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूँ, अगर कहीं आर ई ए के ऊपर एन लिखा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, रिएक्शन। ठीक है, कुछ शॉर्ट फॉर्म आप लोग सीखते चलो यहाँ से। रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला जो रिक्वायरमेंट है कि ये एक्चुअल केमिकल रिएक्शन में होना चाहिए, मीन्स इट मस्ट represent an actual chemical reaction। ये एक्चुअल केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। पहली बात, एक्चुअल केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ भाई, अगर कोई भी रिएक्शन पार्टिसिपेट वो टेक्स प्लेस नहीं हो रहा है, मीन्स इफ एनी रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस देन दैट विल नॉट बी द केमिकल इक्वेशन, वो केमिकल इक्वेशन नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल मान लो कि दो मेटल हमारे पास हैं, सोडियम है और पोटेशियम है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों को हमने रिएक्शन कराया, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, और ये दोनों की जो वैलेंसी होगी या फिर इनकी जो प्रॉपर्टी है, दोनों डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ना ये एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, ना ही पोटेशियम एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो दोनों अपने अपने, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों क्या है, डोनर है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों के में रिएक्शन हो जाए। तो हम इसको अगर लिख दें Na, अगर हम ये लिख दें तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग, गलत हो जाएगा। समझ रहे हो क्यों गलत हो जाएगा भाई? क्योंकि ये दोनों डोनर हैं, डोनर हैं तो ये आपस में रिएक्शन कर ही नहीं सकते, और जब रिएक्शन नहीं कर सकते तो हाउ इज इट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट थ्रू सिंबल्स, नॉट पॉसिबल। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अपना जो दूसरा रिक्वायरमेंट है कि जो केमिकल रिएक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन होना चाहिए तो वो बैलेंस्ड होना चाहिए, इट मस्ट बी बैलेंस्ड। अब देखो पहले केस को हम स्टडी करते हैं। CaO प्लस H2O gives CaOH का होल ट्वाइस ऑफ OH। ओके, नाउ कैलकुलेट हियर हाउ मेनी, कहता है बैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब क्या हुआ, बैलेंस, देखो बैलेंस, कोई भी इक्वेशन बैलेंस कब हो सकता है, जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर कह सकते हो कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जितने मॉलिक्यूल या एटम लेफ्ट साइड में हैं, इसको हम क्या नाम देंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे ना। और ये क्या बन जाएगा अपना प्रोडक्ट, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब चेक करो, कैल्शियम इज 1 in reactant side, in product side calcium is also 1, oxygen 1 here, oxygen 1 and 1 2 here, oxygen is 2, H2 here, H2 is that because this 2 is multiplied with both। तो यहाँ पर दोनों सारे मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं, so this reaction is called balanced equation। okay, now our third requirement is it should be molecular। yes, it should be molecular।
ये मॉलिक्यूलर होना चाहिए। जैसे मॉलिक्यूलर होने का मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल के फॉर्म में H2O2 N2, और क्या लिख सकते हो Cl2, और क्या लिख सकते हो, कोई भी लेते जाओ, बहुत सारे होंगे, नया पुराना सब दिखेगा। नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं, वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी जितने होंगे वो सब ट्वाइस बनाते हैं, तो इतना टेंशन नहीं लेना है। मीन्स अगर हम इनमें से किसी को एटॉमिक फॉर्म में रिएक्शन कराते हैं तो हम वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों भाई, इसलिए कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एटम डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, समझ रहे हो ना। तो रिक्वायरमेंट केमिकल रिएक्शन को के लिए हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, इट मस्ट रिप्रेजेंट एन एक्चुअल केमिकल रिएक्शन, ये एक्चुअल केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। यहाँ सोडियम और पोटेशियम में नहीं हो रहा है, सो दिस इज रॉन्ग, समझ रहे हो ना। ये क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग है। अगर वो रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं हो रहा है, मीन्स अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर एक लाइन ऐड भी कर सकते हो, और क्या लिख सकते हो, हियर सोडियम एंड पोटेशियम डज नॉट react to each other। और जब ये एक दूसरे से रिएक्शन नहीं कर सकते तो हम इसको क्या कह देते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन नहीं है। सेकंड कहता है कि इट मस्ट बी बैलेंस्ड, जो रिएक्शन होगा, जो इक्वेशन होगा वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अब बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं या उतना ही एलिमेंट किधर होना चाहिए, प्रोडक्ट के साइड में होना चाहिए। और थर्ड जो पॉइंट कहता है इट शुड बी मॉलिक्यूलर, मीन्स इनका जो रिएक्शन होगा वो किस में होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। इतनी बातें तो क्लियर हो गई। कोई डाउट किसी को होगा तो हमसे डिस्कस कर सकते हो आप लोग। ओके, नाउ अब देखो यहाँ से हमारे पास कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं। केमिकल इक्वेशन से हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। तो जनरली 2 टाइप के इंफॉर्मेशन मिलते हैं, और वो 2 टाइप के इंफॉर्मेशन कौन कौन से हैं डिस्कस करते हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम केमिकल इक्वेशन से इंफॉर्मेशन कौन कौन से हमें मिलते हैं। पहला जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो कहता है कि इट कन्वे द एक्चुअल नंबर of reactant and product। समझ रहे हो, ये जो इंफॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन क्या बताता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कितने रिएक्टेंट प्रेजेंट हैं और कौन सा कितना प्रोडक्ट हमारे पास फाइंड आउट हो रहा है। सेकंड जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है वो कहता है, सेकंड इंफॉर्मेशन गिवन बाय द केमिकल इक्वेशन इज the relative masses of reactant and products participating in the reaction। जो जितने भी रिलेटिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, इट मीन्स कि उस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जितने रिलेटिव मास
पार्टिसिपेट किए हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। हम लोगों ने अभी देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, इन दोनों के सिंगल मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड इट गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इज दैट क्लियर? तो इस टाइप का इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है? केमिकल इक्वेशन से मिलता है। थर्ड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलता है वो ये है कि इट गिव्स द इंफॉर्मेशन about the number of reactant and product मोल। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हाँ भाई देगा ही। मोल का मतलब साफ है, नंबर ऑफ एटम्स, वहाँ हम लोगों ने पढ़ा भी था। अब आप फोर्थ, अगर मैं बात करूं कि फोर्थ कौन सा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, तो इट कॉन्वेज द वॉल्यूम ऑफ द गैस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये बताता है कि रिएक्टेंट मीन्स इट टेल्स अबाउट द reactant and product whether it is liquid or gas। समझ रहे हो? तो ये जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली, ये जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे पास मिले, ये सारे इंफॉर्मेशन किसके एग्जाम्पल हैं? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के। किसके एग्जाम्पल हैं? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। समझ रहे हो? और अपना जो एक और टाइप का जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या बताता है? ये बताता है नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स participating in the reaction। इन द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्टेंट पार्टिसिपेट किए हैं और कौन कौन सा प्रोडक्ट बना है उसके नेम के बारे में भी बताता है। कौन? केमिकल इक्वेशन। ये इतनी बातें तो हमारे केमिकल इक्वेशन के इंफॉर्मेशन की हो गई। अब देखो बेटा, अगर इतनी सारी खूबियां हैं तो इसके साथ बट नेचुरल है कि क्या होंगी? कमियां भी होंगी। तो चलो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। मीन्स लिमिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन। लिमिटेशन क्या है? तो पहला लिमिटेशन तो ये है कि इसमें लिक्विड सॉलिड कंप्लीटली डिफाइन नहीं हो पाता है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हाउ मच एनी रिएक्टेंट इज रिएक्ट्स विथ अदर रिएक्टेंट। मीन्स जो पहला इसका लिमिटेशन है, इसकी जो पहली कमी है वो ये है कि इट डज नॉट specify about the physical state of the compound। means it fails to convey about the physical state
फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को बताने में फेल हो जाता है। समझ रहे हो? अब कैसे समझो आप। मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम CaCO3, सॉरी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट reacts with 2HCl and gives calcium chloride CaCl2 plus water plus CO2। अब इसमें हमने स्टेज बता दिया कि ये कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। HCl किस फॉर्म में है, aqua फॉर्म में। कैल्शियम क्लोराइड किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। वाटर लिक्विड फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में। अब बताओ, यहाँ पर मैंने लिखा aqua, तो aqua का मतलब है कि इसमें वाटर का एक्सेस अमाउंट है। aqua का मतलब क्या होता है, जब भी हम AQ इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होता है कि पार्टिसिपेंट dissolved into the excess of water, ठीक है। एक्सेस ऑफ वाटर में ये डिजोल्व किया गया है, बट हाउ मच वाटर ये नहीं बता रहा है aqua। सिर्फ aqua लिख देने से ये नहीं पता चलता कि इसमें वाटर कितना है। कहाँ दिख रहा है, कहीं वाटर है ही नहीं, लेकिन aqua यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ रहे हो? तो पहली जो इसकी कमी है वो ये है कि इट फेल्स टू कन्वे द मैसेज अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्लियर है ना? ओके, नाउ सेकेंड लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब देखो सेकेंड लिमिटेशन इसका क्या है, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द पेन। कि ये कॉन्सेंट्रेशन को नहीं बताता है। किसको नहीं बताता है? कॉन्सेंट्रेशन को। सेकेंड लिमिटेशन, इट डज नॉट टेल about the concentration of the concentration दिख रहा है ना बच्चा? yes, it does not tells about the concentration of reactant and product, reactants and प्रोडक्ट्स। ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन के बारे में कंप्लीट मैसेज नहीं देता है। जैसे देखो, सपोज फॉर अ लिटिल टाइम जिंक रिएक्ट्स विथ H2SO4 aqua। फिर यहाँ पर aqua आया, जिंक किस फॉर्म में है, यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। ये H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, बताओ कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। एक तो बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4, क्या बनेगा, aqua। और इससे रिलीज क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस H2 गैस। अब ये रिएक्शन कैसे करता है, जिंक रिएक्ट्स इन विथ डायलूट, ये DIL, और यहाँ जो हमने लिखा DIL, ये क्या है, DIL का मतलब हुआ डायलूट। अब कितना डायलूट, इसमें कितना वाटर मिला हुआ है ये नहीं बताता है। हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट इनटू H2SO4 टू डायलूट इट एंड टू चेंज इनटू aqua solution, to make the aqua solution of H2SO4, how much water is added, no information, and this is the limitation of second limitation of chemical equation. Third limitation, look here, थर्ड लिमिटेशन क्या बताता है,
कि कंडीशन के बारे में ये नहीं बता। मीन्स नॉर्मली यहां पर कंडीशन को मेंशन नहीं किया जाता है। कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट को यहाँ पर मेंशन नहीं किया जा सकता। दीज कंडीशंस आर नॉर्मली नॉट मेंशन्ड इन द केमिकल इक्वेशन। जनरली इसको हम किस में लिखते हैं? एनटीपी पर लिख लेते हैं। एनटीपी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ठीक है। लेकिन कुछ जगह पर यहाँ पर जो एरो का हेड होता है, एरो के हेड पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, मान लो एग्जाम्पल में कि नाइट्रोजन गैस है। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस है। ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन रिएक्ट के साथ, और बना क्या रहा है? अमोनिया। मीन्स नाइट्रोजन reacts with 3 molecule of hydrogen, it forms 2 molecule of ammonia. Is that clear? But there is no conditions mentioned. If you want to mention the condition in this equation, then you have to write on the top and bottom of the arrow. Means in the presence of ferrous at 723 Kelvin, ferrous works as catalyst, and 723 Kelvin is temperature, and pressure should be 600 atm. This is the condition in which nitrogen reacts with 3 molecule of hydrogen and it forms 2 molecule of ammonia. If any condition is failed from here, ammonia will not be produced. But generally we will write, हम लोग generally क्या लिख देते हैं? Nitrogen reacts with hydrogen, it form 2NH3. हम लोग जनरली ये लिख देते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो ये सारे जो कंडीशंस हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अपने लिमिटेशंस को। क्लियर है ना? कोई डाउट इतने पॉइंट्स में? चलो, अगला अपना कंडीशन ये है, रिएक्शन की स्पीड को नहीं बताता है। ये कोई भी इक्वेशन जो है वो रिएक्शन की स्पीड को नहीं बताता कि ये कितना स्लो हो रहा है या फिर ये फास्ट हो रहा है। जब तक एरो के हेड पर इसको लिखा नहीं जाता, मीन्स it does not give the information about the speed of reaction। भाई रिएक्शन की स्पीड को ये नहीं बताता। लिमिटेशन नंबर 5, फिफ्थ लिमिटेशन ये कहता है कि जनरली हम रिएक्शन को लिखते हैं तो उसमें हम लोग क्या लिख देते हैं कि कोई भी पार्टिसिपेट बन रहा है या फिर कोई सॉल्यूशन बन रहा है तो उसको हम लोग इंडिकेट नहीं करते, बट इट मस्ट बी इंडिकेटेड। यहाँ पर क्या कहता है कि केमिकल इक्वेशन जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं देता किसके लिए? प्रेसिपिटेट के लिए। मीन्स क्या हम लिख सकते हैं इसको? डज नॉट शो द पीपीटी। अब पीपीटी को ये शो नहीं कर पाते। जैसे हमने एग्जांपल में हम लोगों ने ले लिया कि जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 कैसा? aqua, react with sodium chloride, what? aqua, and form AgCl
AgCl plus NaNO3. NaNO3 मीन्स सोडियम नाइट्रेट। क्या बनाता है? सोडियम नाइट्रेट। सीधा हमने लिख दिया कि सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड, इट फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, बट वी हैव नॉट मेंशन हियर प्रेसिपिटेट। बट प्रेसिपिटेट को हमने मेंशन नहीं किया है, लेकिन होना ये चाहिए कि इसको हमें मेंशन करना है एरो से। और ये जो एरो है ये इंडिकेट करता है इसको किसको? पीपीटी। पीपीटी का मतलब क्या हुआ? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट। तो ये कुछ अपने पास लिमिटेशंस थे और इसमें हम लोग कैसे कर सकते थे। अब जैसे देखो यहाँ पर कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट को नहीं बताता, हम लोग इसको लिखना जरूरी नहीं समझते, सीधा लिख देते हैं नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म 2 मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया। बट इट मस्ट बी रिटेन, इसे हमें लिखना ही पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट इक्वेशन को लिख देते हैं तो वो इक्वेशन गलत तो नहीं होगा, अपने जगह पर वो सही है। बट इफ इट इज आस्क्ड टू यू दैट कि ऑन विच कंडीशन, क्या ये कंडीशन ही इसमें कुछ एप्लीकेबल है? यस, कंडीशन इज एप्लीकेबल इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस एट 723 Kelvin and 600 atm. This reaction will be proceed. Is that clear? तो यहाँ पर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कैटलिस्ट को ना बताना भी एक इसकी लिमिटिंग है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं? बताते हैं। इट डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, कितनी तेजी से ये रिएक्शन हो रहा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। डज नॉट शो द प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को हम यहाँ पर शो नहीं करते, लेकिन इसे शो करना ही पड़ता है। अगर आप इसको शो नहीं करोगे तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट AgCl इज फाउंड इन विच फॉर्म, किस फॉर्म में पाया जाता है। अब अगर बात करें कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट एक थिक लिक्विड होता है। थिक लिक्विड क्या होता है? थिक लिक्विड आप लोग देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो लैब में आप लोगों को काफ़ी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस की। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग चलेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज बैलेंसिंग एंड केमिकल इक्वेशन। हाउ कैन वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द स्टोइकियोमेट्रिक, इज दैट, and then limiting reagent. Our chapter will be finished. Okay, thank you.